नमस्कार, स्वागत है आज के सोनल क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 8 का एक टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण में हमने लास्ट वीडियो में गुरुत्वीय विभव की बात की थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की थी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी बात की थी। हमने ये देखा था कि एनर्जी का मतलब होता है किसी एम मास के पार्टिकल को आप इन्फिनिटी से और किसी पॉइंट तक लेके आओ जहाँ पर ग्रेविटेशन यानी अपनी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड हो, यानी कि इन्फिनिटी से किसी पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए जो वर्क किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी थी। वही मैंने कहा था एम मास की जगह मैंने कहा था कि यूनिट मास को अगर आप लाएं, एकांक द्रव्यमान को अनंत से अगर आप गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेके आए हैं तो किया गया जो कार्य था वो विभव था। इसी हिसाब से अपने पास स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र आया था वो आया था -Gmm/r और विभव v का जो मान आया था वो आया था -Gm/r, क्योंकि पोटेंशियल का जो मान होता है वो यूनिट मास के लिए कैलकुलेट किया जाता है, यूनिट मास के लिए, और इसमें मास की कोई कंसेप्ट नहीं है। मास जितना भी हो, द्रव्यमान जितना भी हो पार्टिकल का, सारा कंक्लूड किया जाता है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो थोड़ा सा पोटेंशियल वाले टॉपिक को आगे बढ़ाने का है। तो कल के वीडियो में अपन ने पोटेंशियल के बारे में लास्ट में पढ़ा था, तो आज का अभी अपन टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें लिख दो, कंटिन्यू टॉपिक रखें पीछे वाला टॉपिक, उसमें लिखें कि यदि विभव तथा दूरी r के साथ ग्राफ खींचा जाए, यदि विभव v जिसका मान था G-Gm/r, यदि विभव v तथा दूरी r के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ निम्न प्रकार आता है। ये आपको याद होगा, इधर माइनस इधर प्लस, विभव का मान ऋणात्मक रहता है तो ये इस प्रकार का ग्राफ आएगा। बना दो ग्राफ। यदि विभव v तथा दूरी r के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो इस प्रकार का आएगा। इफ़, इस पे लिख दो, इफ़ the graph plotted between potential and distance r, तो इस प्रकार का ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद अपन कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि अर्थ की सरफेस से h साइड पर कितना होगा, अर्थ के भीतर किसी बिंदु पर कितना होगा और उसके केंद्र बिंदु पर कितना होगा या सतह पर उसके लिए मान कितना होगा, ये निकालते हैं अपन। आगे का टॉपिक का नाम लिख दो, गोलाकार ठोस के कारण विभव का मान, गोलाकार ठोस के कारण विभव का मान। हालांकि ये आपके डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, 11th क्लास में जाओगे तो आप 12th क्लास में जब आप जाओगे तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात जरूर करेंगे अपन, सॉलिड स्फीयर के कारण। वो वैसा ही डेरिवेशन होगा जो अभी अपन लोग थोड़ा बहुत इसका एलिमेंट्री बातें सीखने जा रहे हैं। पोटेंशियल की डेफिनेशन कल हमने सीखी है कि विभव होता क्या है, यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ये परिभाषाएं याद रखो बच्चों, विभव की डेफिनेशंस। फॉर ए स्फेरिकल स्फीयर, the value of potential, इसमें अपन लिख सकते हैं let r radius and capital M mass of a body have potential, नंबर एक बात, outside
आउटसाइड द स्फीयर r इज ग्रेटर देन r। पहले इसमें आप लिख सकते हो माना r त्रिज्या व कैपिटल M द्रव्यमान का एक पिंड या का एक गोलाकार पिंड जिसके कारण विभव का मान, तो आउटसाइड ऑफ द स्फीयर गोले के पृष्ठ के बाहर लिख दो r इज ग्रेटर देन r। पहली कंडीशन, गोले के पृष्ठ के बाहर। गोला मतलब पृथ्वी अपना एक स्फीयर मान सकते हैं, अर्थ भी। तो ऐसे हर एक किसी मास पार्टिकल के लिए अपना ही पोटेंशियल होता है, वो डिपेंड करता है उसकी रेडियस कितनी है, उसका मास कितना है। जैसे सूर्य का अपना पोटेंशियल है जिसमें मास ज़्यादा है, उसकी रेडियस ज़्यादा है, आकार बड़ा है उसका। वहीं अर्थ देखें तो अर्थ का पोटेंशियल कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका मास कम है, रेडियस भी कम है, उसका आकार कम है, इसलिए पृथ्वी का पोटेंशियल कम होगा। फिर सुन लो बच्चों, पोटेंशियल का मतलब है किसी यूनिट मास को अपनी तरफ लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। मैं अगर इस पेन, ये पेन मान लो इसको खींच रहा है, इस कपड़े को, तो इस पेन की तरफ इसको जब लेके जाऊंगा, अगर फ्री छोड़ दूं तो इसके ऊपर जाके गिर जाएगा क्योंकि एसिलरेट हो जाएगा ये। लेकिन इसको मैं पकड़े रखूंगा, धीरे धीरे इस प्रकार लेके आऊँ कि ये एसिलरेट नहीं हो, तब मेरे द्वारा कितना वर्क किया गया, या फिर इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क किया गया, वो कहलाता है पोटेंशियल। और उसका मास अगर यूनिट माने, मान लो 1 किलोग्राम पिंड को उठाकर आप पृथ्वी के संपर्क में लेके आओ धीरे धीरे, तो आपने कितना वर्क किया, वो पोटेंशियल कहलाता है। अब एक शब्द और आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। वो भी एक होता है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है। जैसे ये अर्थ है और ये पॉइंट ए था, ए से आप इसको बी तक लेके आए, ए पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बी पर भी लग रहा है, तो ए पर इसका जो पोटेंशियल था ना वो वी ए था, बी पर इसका पोटेंशियल था वो बी बी था, तो दोनों का डिफरेंस कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा लास्ट में, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस। आप यूँ समझो, एक वस्तु को उठा के दूसरी जगह विस्थापित कर रहे हो तो आपने कितना वर्क किया, अगर उसका मास यूनिट है तो वो वर्क कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर उस पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेके आए तब केवल पोटेंशियल कहलाता है। तो आउटसाइड ऑफ द स्फीयर हम लिख देंगे सिंस द पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है -gm/r, और r इज इक्वल टू ग्रेटर देन है, इसलिए स्मॉल r ही रखना बेटर रहेगा। यही उत्तर है, डायरेक्ट लिख दो, क्या दिक्कत है इसमें। अगर नहीं लिख पाओ तो इसका ये लिख सकते हो, और लिख दो सिंस V इज इक्वल टू W/m होता है। W का मान आप जानते हो gmm/r होता है, उसमें m का भाग दे दो। नंबर दो कंडीशन है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर में आ जाएगा r इज इक्वल टू r। r इज इक्वल टू r में क्या हो जाएगा, जहाँ स्मॉल r है उसकी जगह कैपिटल r कह दो, तो v इज इक्वल टू -gm/R। आपको पता है सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, पृथ्वी की रेडियस कांस्टेंट होती है, g का मान कांस्टेंट, m का मान कांस्टेंट, तो ये मान कांस्टेंट हो जाता है। ऐसे लिख दो। एक चीज़, अब जिसका डेरिवेशन है नहीं सिलेबस में, वरना मैं डेरिवेशन करवा देता अपने आउट ऑफ सिलेबस है उसका डेरिवेशन, इनसाइड द स्फीयर। ये इंपॉर्टेंट बात है, 12th क्लास में हम इसका अच्छे से सीखेंगे। अभी एक बार याद रख लो इसको। मतलब ये अपना स्फीयर है जिसका मास m था, रेडियस उसकी कैपिटल R थी। पहले आउट ऑफ द स्फीयर, तो आउट ऑफ द स्फीयर हो जाएगा r डिस्टेंस पर,
P पॉइंट मान लेते हैं। फिर ऑन द सरफेस, ये ऑन द सरफेस मान लेते हैं, R इज इक्वल टू R। फिर इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर ये मान लेते हैं R, तो ये अपना ही एक स्फीयर बन जाएगा। ये डायग्राम बना दो बच्चों। इनसाइड द स्फीयर जो मान आएगा ना, उसके लिए दो कंडीशंस है कि आप पोटेंशियल ज्ञात कर रहे हो, तो सबसे पहले तो इनफिनिटी से लेके आओगे ना, तो सरफेस तक डिटरमाइन होगा। पहला पोटेंशियल तो कहाँ तक डिटरमाइन होगा? सरफेस तक। फिर सरफेस से जैसे ही आप अंदर जाओगे तो इसका मास धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि बाहर वाला मास ज़्यादा बढ़ता जाएगा और अंदर कम होता जाएगा, तो उस कारण से इसके पोटेंशियल में चेंज आएगा, और वो पोटेंशियल होगा इनसाइड द स्फीयर, यानी R इज लेस देन R। गोले के अंदर स्थित बिंदु पर तीसरी कंडीशन ये बना दो, यहाँ लिख देना गोले के पृष्ठ पर, 2 नंबर वाले में, गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विभव R इज इक्वल टू R वाली कंडीशन में। तो 3 नंबर कंडीशन इसकी क्या बन जाएगी बच्चों? गोले के बाहर तो -Gm/r है, गोले के पृष्ठ पर -Gm/R है। अब गोले के अंदर देखो, अंदर इसका मान चेंज हो जाएगा, कितना होगा वो देखने वाली बात है। चेक इट। V इज इक्वल टू -G बट्टा लिखो 2r³ R³ आएगा, 3r² -r²। ये देखो उत्तर इसका, -Gm/2r³, 3R² -r²। ये मेन सूत्र यही होता है इसका। इसमें कंडीशन लगा के देख सकते हो आप। मैं ये कह दूं कि सरफेस पर, तो सरफेस का मतलब स्मॉल r R के बराबर होगा, R के बराबर, इसका मतलब ये r² है, ये 3r² है, 3r² में एक r² घटते 2r² हो गया, 2r² इस 2r³ को काटते ही क्या बन जाएगा? Gm/r। ये सूत्र बन जाएगा। ये मेन सूत्र है इसका। सरफेस के अंदर ज्ञात कर सकते हो, सरफेस से बाहर ज्ञात कर सकते हो, और पृष्ठ के ऊपर ज्ञात कर सकते हो। हर एक कंडीशन में इस सूत्र से ज्ञात। अब कह दो सर ये आया कैसे? अपने डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, वरना मैं इसको छाप देता, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मुझे सूत्र डिटरमाइन करना पड़ता। V इज इक्वल टू -E.dr। E था हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसका मान होता है Gmm/r², ये मान होता है इंटू dr। इसका इंटीग्रेशन करता मैं 2 टाइम तक, तब ये वैल्यू डिटरमाइन होती है, ठीक है। गोले के अंदर फील्ड इंटेंसिटी जो मान था ना, वो कुछ अलग है, गोले के बाहर कुछ अलग है। चेक करते हैं, देख लो, थोड़ा सा सिलेबस में नहीं है, फिर भी समझो इस बात। अभी तो ये एक बार लिख दो, V इज इक्वल टू -Gm/2r³। बाकी सूत्र तो वही है, Gm/r, जो पहले डेफिनेशन से अपने पास आया था। मैं इसका सिलेबस में नहीं है, आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि पोटेंशियल ये मान कैसे आता है। देखो, पोटेंशियल V का जो मान होता है ना, वो होता है W/m। W का मान होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैंने dr कह दिया, बट्टा m। आपको याद होगा फोर्स अपॉन m क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E बराबर यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स। मैंने डेफिनेशन लिखवा रखी है आप सबको पहले भी, कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में यूनिट मास पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। तो इसका मतलब V का और इसका रिलेशन, ये भी आपको पता है, ये नेगेटिव रहता है। तो V इज इक्वल टू, ये मान क्या बन गया? -E/dr बन गया। चूँकि ये डिस्प्लेसमेंट dr था, इसलिए पोटेंशियल भी मैं क्या कह सकता हूँ? dV कह सकता हूँ। जब डिस्प्लेसमेंट थोड़ा लेंगे तो पोटेंशियल भी कम आएगा, और ये भी वर्क का वैल्यू भी dW लिखेंगे।
जो हम डिफरेंशिएशन फॉर्म से जानते हैं। वैसे ही टोटल v का मान आप देखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv, और इंटीग्रेशन ऑफ dv का मतलब माइनस ई डॉट डी आर। तो हमारे पास ये एक सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा कि पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी के साथ जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ई डॉट डी आर। इसी सूत्र से सारे सूत्र निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देखें इसी का ही। आप अगर इसको करना चाहो तो कर सकते हो, नोट डाल के इसको लिख सकते हो, प्रूफ, इसका प्रूफ लिख सकते हो। लिखो सत्यापन, पर याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सत्यापन हम लिखेंगे, गुरुत्वीय विभव का मान गोले के अंदर ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम एकांक द्रव्यमान को अनंत से गोले के पृष्ठ तक लाना होगा। उसके बाद पृष्ठ से अंदर ले जाना होगा। दो बातें तो ये हो गई, यानी कि अगर मैं गोले, ये जो स्फीयर है इसके अंदर इस बिंदु तक मैं पोटेंशियल ज्ञात करना चाहूँ जिसकी केंद्र से दूरी r है, इसके किसी भी पॉइंट पर, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो मैं सबसे पहले विभव की परिभाषा क्या है कि इन्फिनिटी से आप चार्ज को लेके आओ या यूनिट मास को लेके आओ। मेरे चार्ज इसलिए याद रहता है कि 12th क्लास में टॉपिक है। तो यूनिट मास को आप इन्फिनिटी से लेके आओ और जैसे ही किसी पॉइंट ए पे आओगे तो इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आप इस फोर्स के अगेंस्ट कहाँ तक पहुँचोगे, सबसे पहले पृष्ठ पर पहुँचोगे, जहाँ इस आर का जो मान है वो कितना है, आर बराबर कैपिटल आर वाला मान है। तो इसका मतलब पहला पोटेंशियल तो ज्ञात हो जाएगा सरफेस का, वी सरफेस का। फिर वी से आप अंदर की तरफ जाओगे इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब फिर पहले लिमिट बन जाएगी इन्फिनिटी से और कैपिटल आर तक लिमिट बन जाएगी। फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक की लिमिट बनेगी, क्योंकि ये दो भागों में टूटेगा। इसका मतलब अंग्रेजी में लिख सकते हो आप इसको फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल potential inside the sphere, first we bringing a unit mass of body from infinity to the surface of the sphere, and then it bring to the inside। तो सबसे पहले तो हमें कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, सरफेस तक, इसको यूनिट मास को। फिर सरफेस से हम इसमें इंटर करेंगे अंदर की ओर। देखते हैं ये मान आता है क्या। हमें ये डेरिवेशन निकालना है, यूँ समझो। आपको तो सीधा याद रखना है gm/2r3, और ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का मान इतना होता है, सरफेस पे होता है -gm/r,
और सरफेस पे माइनस GM बटा कैपिटल R जो उसकी रेडियस होती है। आउट ऑफ द सरफेस होता है स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इसके बाद मैं कह दूंगा 4 नंबर पॉइंट, गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, एट द सेंटर। सेंटर का मतलब R इज इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन में V का मान इस सूत्र में मान रखे, देखो भी R का मान 0 रखे, देखो तो जैसे ही आप R 0 रखोगे तो 2r² यहाँ गुणा में आ जाएगा और ये r³ है नीचे, ऊपर r² है, कैंसिल हो जाएगा। तो GM बट्टा 2r³ 3r² माइनस 0 हो जाएगा, दैट इज बिकम 3GM बट्टा 2r। याद करो GM बट्टा R का मान किसका था, सरफेस पे, तो 3/2 ऑफ VS आ जाएगा इसका मान। S का मतलब है एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो VS का मान भी पता रखना है GM बटा R, ये भी लिख दो। अब अपन जोरदार एक टॉपिक पढ़ने वाले, अच्छा सा टॉपिक आने वाला है अभी जस्ट, जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी। अब अपना टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का हिंदी मतलब है प्लायन करना। अब प्लायन का मतलब होता है कि यानी इस प्रकार का वेग जिससे अगर किसी को फेंकें तो वो वापस लौट के नहीं आए। एक शब्द चलता है प्लायन कर गए, यानी कोई भी आदमी प्लायन कर गए, कोई परिवार प्लायन कर गया, इसका मतलब क्या है कि वो लोग वापस लौट के नहीं आएंगे। ऐसी ही बात यहाँ शब्दावली यूज होती है। एस्केप का मतलब होता है कि वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे अगर किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवार्ड फेंका जाए, ऊपर की ओर फेंका जाए, तो वापस वो गुरुत्व यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आए या पृथ्वी की सतह पर लौट कर नहीं आए, तो इस वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। और हमारी अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है वो हम डिटरमाइन आज करेंगे कितनी होनी चाहिए। तो देखते हैं अपने पास कितना आना चाहिए। तो मैंने पहले थोड़ा लिख दिया इसकी डेफिनेशन। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड नेवर कम बैक ऑन द अर्थ, नेवर कम बैक ऑन द अर्थ सच दैट इट goes to infinity, infinity। अब लिख देंगे प्लायन वेग, प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे यदि किसी वस्तु या पिंड को फेंका जाए, को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पृथ्वी तल पर वापस लौटकर नहीं आए प्लायन वेग कहलाता है। प्लायन वेग कहलाता है।
अर्थात वह अनंत पर चला जाए, अनंत पर चला जाए। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग है वो 0 होना चाहिए। तो हम लिख देंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी डिटरमाइन करते हैं भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी। प्लाइन वेग का परिकलन देखते हैं। परिकलन याद रखो, जब वस्तु अनंत पर चली जाए तो इसकी कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का मान 0 के बराबर हो जाना चाहिए। लिख दो भाई, when an object लिखो अंग्रेजी में जोड़े, when an object goes to the infinity then its total energy क्वेश्चन लिख दो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, then its total energy, kinetic energy and potential energy become zero। नीचे वाला लिखो, suppose m mass of particle, m mass of particle या बॉडी एक ही बात है, थ्रोन vertically upward with ve velocity। माना लिख दो भाई, माना स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल से, हिंदी मीडियम में लिखे भाई, माना स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल से ve वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए, ve वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में लिखा है काइनेटिक एनर्जी, जो होगी हाफ m v स्क्वायर, v की जगह क्या जाएगा v स्क्वायर। वह स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इट इज आ रही g कैपिटल M स्मॉल m बट्टा r की जगह अर्थ की सरफेस से आप फेंक रहे हो तो कैपिटल R लिखो, GMM बट्टा r लिख दो ये मान। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो मान है पोटेंशियल एनर्जी का वो हमेशा नेगेटिव रहता है। तो देन टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मान हाफ m ve का स्क्वायर माइनस GMM बट्टा कैपिटल R दैट इज E। तो एट इन्फिनिटी E इज इक्वल टू 0, अनंत पर E का मान क्या होना चाहिए 0। लिख दो ये अनंत पर E बराबर 0, तो क्या वैल्यू आ जाएगी देखो, अनंत पर इसका मान 0 आ जाता है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको 0 के बराबर रखो तो हाफ m ve का स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बट्टा कैपिटल R इज इक्वल टू 0। देन इट बिकम हाफ m ve का स्क्वायर
इज इक्वल टू जी एम एम बट्टा कैपिटल आर, एम से स्मॉल एम कैंसिल। देख लो अनंत पर टोटल एनर्जी 0 हो जानी चाहिए भाई। देखो 2 को इधर मल्टीप्लाई करो भाई, तो वी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी कैपिटल एम बट्टा आर, देन वी ई इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, प्लायन वेग, एस कैप वेलोसिटी, वी ई बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडरूट ऑफ 2 जी एम बट्टा आर। ये लो ऐसा 2 जी एम बट्टा आर, और ये सारे के सारे मान जब आप रखते हो इसमें, तो वी ई का मान आ जाएगा अंडरूट 2 मल्टीप्लाई 6.67 10 टू द पावर -11। ये जी का मान, एम का मान, पृथ्वी का कितना होता है मास, बताओ भाई। पृथ्वी का मास 7.34 इंटू 10 टू दी पावर 24। और अगर इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो ऐसे, अगर ये चीज़ भूल भी जाओ, वैसे तो मैं लिख देता हूँ 6400 किलोमीटर के रूप में। अगर आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, या और लिख दो, और कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, देखो जी एम बट्टा आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो जी एम बट्टा आर स्क्वायर बन जाएगा ना, तो 2 जी एम आर बट्टा आर स्क्वायर ऐसे बन सकता है। जी एम बट्टा आर स्क्वायर क्या होता है, जी एम बट्टा आर स्क्वायर होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया अंडरूट 2 जी कैपिटल आर। अब उत्तर निकालना आसान हो जाएगा, ये इतने मल्टीप्लाई वगैरह करने की आवश्यकता ही नहीं है, इतने मल्टीप्लाई वगैरह करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसको कन्वर्ट कर दो, 2 जी एम बट्टा आर को क्या लिख सकते हो, 2 जी एम बट्टा आर को लिख सकते हो वी ई बराबर 2 जी आर। तो वी ई बराबर अंडरूट ऑफ 2, जी का मान 9.8, आर का मान कितना होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, देन इट विल बिकम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखो कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी, यूँ समझो यहाँ से 1 सेकंड लगे और 11.2 किलोमीटर दूरी तक चला जाए, वो स्पीड अगर हो तो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को वो पार कर जाएगा। ये अर्थ की एस कैफ वेलोसिटी है, याद रखो, नीचे लिख दो अर्थात पृथ्वी तल से किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखना मीटर नहीं है ये, किलोमीटर है, जो बड़ी क्वांटिटी होती है, किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए, तो वह कभी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगी, such that if anybody thrown vertically, अंग्रेजी में लिख दो, if anybody thrown vertically upward with the speed और velocity, एक ही बात है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, then it will never come on the earth surface, तो आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए तो